देखिए, अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट में हमने अब तक डिस्कस किया कि हिंदू कौन होते हैं, किन पे ये एक्ट अप्लाई होता है, किसे आप एग्नेट कहेंगे और किसे हम कॉग्नेट कहेंगे। इसके बाद आगे सक्सेशन एक्ट का कोई भी सेक्शन पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट है सबसे पहले ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, कौन कौन से वो मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से वो पर्सन्स होते हैं जिन्हें हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर कहेंगे। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में वो कौन से मेंबर्स हैं जिन्हें हम कोपार्टनर कहते हैं और कोपार्टनर होता क्या है। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि मैरिड डॉटर का क्या स्टेटस है, क्या वो मेंबर मानी जाती हैं या फिर कोपार्टनर मानी जाती हैं या फिर डिपेंडेंट मानी जाती हैं। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जब भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन होगा तो वो पार्टीशन कौन क्लेम कर सकता है। क्या कॉमन मेल एंसेस्टर की वाइफ जो कि टॉप मोस्ट कोपार्टनर की वाइफ है, क्या वो पार्टीशन में अपना शेयर क्लेम कर सकती हैं, और क्या कोई और कोपार्टनर की वाइफ पार्टीशन में ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर सकती हैं या नहीं कर सकती। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली। देखिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली एक ही है, पर जो वर्ड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो वर्ड हम यूज करते हैं टैक्सेशन की, जब भी हम कोई प्रोसीडिंग करते हैं तो उसमें। अदरवाइज ये दोनों चीजें सेम ही हैं, पर जब हिंदू लॉ हम करते वहां हम वर्ड यूज करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली होता क्या है? एक ऐसी फैमिली जो ओरिजिनेट हुई है एक कॉमन मेल एंसेस्टर से। अब ये चाहे कॉमन मेल एंसेस्टर जो हैं, चाहे ये जिंदा हैं या फिर ये मर गए हैं, पर कोई एक फैमिली जो कि बनी है कॉमन मेल एंसेस्टर से, वो पूरी फैमिली मानी जाएगी ज्वाइंट हिंदू फैमिली। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली तब तक मानी जाएगी जब तक कि फैमिली में कोई पार्टीशन नहीं हो जाता। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्रिएशन ऑफ लॉ है और लॉ के अकॉर्डिंग ही ये डिवाइड होती है। जब तक किसी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन नहीं हो जाएगा, वो फैमिली चाहे साथ में रहे या अलग रहे, जब तक पार्टीशन नहीं हो जाएगा तब तक ये पूरी फैमिली ज्वाइंट हिंदू फैमिली ही कही जाएगी। अब इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये है फादर, ये है उनकी वाइफ एफ, इन्हें हम कहेंगे कॉमन मेल एंसेस्टर। हमारे एग्जाम्पल में अभी ये अलाइव हैं। ये एफ है जिसे हम कहेंगे कॉमन मेल एंसेस्टर, ये उनकी वाइफ डब्ल्यू। इनके दो बेटे और एक बेटी है, FS1 FD। FS की वाइफ है W1, FS1 की वाइफ है W2 और ये अभी अनमैरिड हैं। ये जो डॉटर है इनकी, ये अभी अनमैरिड है। उसके बाद जो इनका बेटा था, अब इनका पोता आ जाता है FS1। उसके बाद इनका जो दूसरा बेटा था, उनसे इनके और पोते आ जाते हैं FS1S, FS1S1। अब जो इनके पोते थे उनसे इनके पर पोते आ जाते हैं, यानी ग्रेट ग्रैंड सन, FSSD, यानी ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर। उसके बाद यहां से इनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर FS1SD जो कि मैरिड हैं, ये इनके हस्बैंड हैं H। यहाँ पे FS1SD ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं जो कि अभी अनमैरिड हैं, ये ग्रेट ग्रैंड सन। ये हमारी पूरी ट्री हुई। इस पूरे ट्री में जो भी पर्सन्स हैं वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स माने जाएंगे, पर वो डॉटर जिसकी शादी हो चुकी है, यानी ये जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी जिसकी शादी हो चुकी है, वो इस ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा नहीं होगी, वो अपने हस्बैंड की ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा मानी जाएगी। पर जो भी इनकी डॉटर अनमैरिड है या जो भी इनकी ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड डॉटर अनमैरिड है, वो इसी ज्वाइंट फैमिली का ही हिस्सा माने जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ ये जो हमने डायग्राम बनाया है, स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ यहीं तक बनाया है, ये कितना भी और हो सकता है। जब तक इस फैमिली में पार्टीशन नहीं होगा तब तक ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली मानी जाएगी टिल परपेचुटी, मतलब जितने मेंबर्स आते जाएंगे वो सभी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बनते जाएंगे। पर जो डॉटर, जो ग्रैंड डॉटर, जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर या उनके बाद जो भी इनकी ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर आती हैं, उनकी शादी हो गई है, तो वो फिर ज्वाइंट
हिंदू फैमिली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी, वो मानी जाएंगी अपने हस्बैंड की ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर। अब ये जो इनकी वाइफ है, यहाँ पे इनके बेटे की वाइफ आई, उनके दूसरे बेटे की वाइफ आई, तो वो इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ही मेंबर मानी जाएंगी। अब यहाँ पे हमने बात करी थी कॉमन मेल एंसेस्टर की, तो एक कॉमन मेल एंसेस्टर किसी ज्वाइंट फैमिली को लेकर आने में, एग्जिस्टेंस में लेकर आने के लिए जरूरी है, पर इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए इस कॉमन मेल एंसेस्टर का जिंदा रहना जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि क्या अगर इस फादर की, यानी जो कॉमन मेल एंसेस्टर हैं टॉप मोस्ट, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो क्या ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली डिवाइड हो जाएगी? ऐसा नहीं है। जब तक इनमें पार्टीशन नहीं होगा तब तक ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली ही मानी जाएगी टिल परपेचुटी। और अगर पार्टीशन हो जाता है तो फिर पार्टीशन के अकॉर्डिंग हर कोपार्टनर अपनी अलग ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्रिएट करेगा। अब इतना समझ में आ गया कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एक कॉमन मेल एंसेस्टर होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, पर इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए इसके अलाइव होने या डेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये चाहे कॉमन मेल एंसेस्टर जिंदा हो या मर गया हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली चलती रहेगी टिल परपेचुटी, जब तक कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन नहीं हो जाता। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्रिएट होती है लॉ से, और लॉ से ही एंड होती है पार्टीशन करने के बाद। पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्योंकि लॉ से क्रिएट होती है, इसकी एक्सेप्शन है मैरिज और अडॉप्शन। मैरिज करके भी जो बंदा दूसरे की फैमिली में आया है, यानी जो वाइफ शादी करके किसी की फैमिली में आई है, वो उसी ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा मानी जाएगी। और अगर कोई बच्चा अडॉप्ट किया गया है, कोई मेंबर अडॉप्ट किया गया है, तो वो भी इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ही हिस्सा माना जाएगा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ही मेंबर माना जाएगा। तो अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि जो भी मैरिड डॉटर है उसे छोड़कर बाकी ये सभी लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली के ही मेंबर माने जाएंगे। अब हमें यहाँ पे समझना है कि इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली मेंबर्स में से किसे हम कोपार्टनर कहेंगे। कोपार्टनर का क्या मतलब होता है कि वो मेंबर जिसका बर्थ राइट होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो इन सभी लोगों में से कौन लोग कोपार्टनर माने जाएंगे? तो कोपार्टनर के लिए हमें ध्यान रखना है कि कोपार्टनर कौन है जिसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बर्थ राइट है। जैसे ही वो जन्म लेगा उसका उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट है, वो अपने उस शेयर को क्लेम कर सकता है। जैसे ही वो बर्थ लेता है तभी से अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो अपने राइट को क्लेम कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे कोपार्टनर। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो हमने डायग्राम बनाया था इसमें से कौन कोपार्टनर माना जाएगा। तो कौन लोग कोपार्टनर माने जाएंगे? 2005 की अमेंडमेंट के बाद वाइफ को छोड़कर जितने भी लोग हैं इसके अंदर वो सभी इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कोपार्टनर माने जाएंगे। चाहे वो मैरिड डॉटर भी हैं तो भी वो इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली कोपार्टनर मानी जाएगी, पर इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली की मेंबर नहीं मानी जाएगी। तो जो भी इनकी वाइफ्स हैं इनको अगर हटा दें, क्योंकि ये जो वाइफ्स होंगी ये अपने फादर की फैमिली में कोपार्टनर होंगी। यहाँ पे जो ये सारे बेटे हैं, पोते हैं, पर पोते हैं, और जो भी बेटी हैं, पोती हैं, पर पोती हैं, ये सभी इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोपार्टनर माने जाएंगे। यानी इन सभी लोगों का इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बर्थ राइट है और ये कभी भी अपने उस राइट को क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली समझ में आ गया, कोपार्टनर समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मैरिड डॉटर पे। मैरिड डॉटर भी हमें क्लियर हो चुका है, पर दोबारा से इसको क्लियर करते हैं कि एक मैरिड डॉटर इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोपार्टनर तो है, पर इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली की मेंबर नहीं मानी जाएगी। ये मेंबर मानी जाएगी अपने हस्बैंड की ज्वाइंट हिंदू फैमिली में। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि इस फैमिली में पार्टीशन कौन क्लेम कर सकता है। तो इस केस में जो भी इस फैमिली में को-पार्टनर्स हैं वो इस ज्वाइंट फैमिली में ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है कि मान लीजिए ये को-पार्टनर जो कि कॉमन मेल एंसेस्टर का बेटा है, इनकी वाइफ यानी को-पार्टनर की वाइफ भी क्या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में पार्टीशन क्लेम कर सकती है? तो इसका आंसर होगा नहीं। को-पार्टनर की वाइफ पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, सिर्फ को-पार्टनर्स ही ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। अब इस फैमिली में कौन कौन को-पार्टनर होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या डिस्कस किया
कि जब भी पार्टीशन होगा तो पार्टीशन को पार्टनर्स ही क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, जो वाइफ होंगी को पार्टनर की, वो कभी भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए, हस्बैंड की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के शेयर के लिए पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती। उसके साथ ही यहाँ पे एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन होगा तो जो टॉप मोस्ट को पार्टनर हैं उनकी वाइफ को एक शेयर मिलेगा इस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के शेयर में। क्या कि मान लीजिए ये जॉइंट हिंदू फैमिली है, अगर इस जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन होता है तो पार्टीशन सबसे पहले तो को पार्टनर क्लेम कर सकते हैं। को पार्टनर ने पार्टीशन क्लेम, प्रॉपर्टी का होगा पार्टीशन और जो भी को पार्टनर हैं उनको उनका शेयर मिलेगा। उस केस में जो टॉप मोस्ट को पार्टनर होंगे उनकी वाइफ को भी एक शेयर मिलेगा और किसी की वाइफ को कोई शेयर नहीं मिलेगा। अभी तक ये जो हमारा डायग्राम था इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था को पार्टनर, पर को पार्टनर के लिए हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये कि को पार्टनर्स जो होते हैं वो सिर्फ 4 जनरेशंस तक होते हैं। कैसे, इसे हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। अब यहाँ पे ओवरऑल समझ लिया कि ये क्या चीज होती है। अब एक जॉइंट हिंदू फैमिली को क्रिएट करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे पहली और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट तो एक कॉमन मेल एंसेस्टर होने चाहिए। उसके बाद अगर एक कॉमन मेल एंसेस्टर है और कोर्ट के सामने क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये फैमिली जो कोर्ट के सामने कोई इशू लेकर आई है, क्या ये जॉइंट हिंदू फैमिली है या फिर ये जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं है, तो अगर कोर्ट के सामने ऐसे फैक्ट्स आते हैं जिससे ये शो होता है कि इस फैमिली में कॉमन बिजनेस है, फैमिली में कॉमन शेल्टर है, फैमिली में कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि ये फैमिली जो कि इशू में है ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है। ये सिर्फ एक प्रिजम्पशन की बात की जा रही है कि ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, पर इसके साथ साथ जो और फैक्ट्स भी हैं उसे भी देखना होगा। अब मान लीजिए एक जॉइंट फैमिली के डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए कर्ता ने क्या किया, सबका शेल्टर अलग कर दिया, सबका प्लेस ऑफ वर्शिप अलग कर दिया, सबका जो किचन है वो सब कुछ अलग कर दिया, तो क्या ये इस जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्टीशन माना जाएगा? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे पहले कर्ता की इंटेंशन देखनी होगी कि कर्ता ने जो इन सबको सेपरेट किया तो वो किस इंटेंशन से किया, क्या डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए किया या फिर पार्टीशन करने की इंटेंशन से किया। तो इस इंटेंशन को देखते हुए ही कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि ये फैमिली जो इशू में है क्या ये जॉइंट हिंदू फैमिली है या फिर नहीं है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन रेज कब होता है? अब मान लीजिए ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, इस फैमिली में 2000 में ही पार्टीशन हो चुका है, जिसका जितना शेयर बनता था उसे दिया जा चुका है। पार्टीशन हो जाने के बाद अब सबको पता है पार्टीशन हो गया, फिर मान लीजिए ये एफएस अब कोर्ट में 2020 में सूट फाइल करता है कि मुझे जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसमें मेरा शेयर है। अब ये पर्सन आकर कोर्ट में कह रहा है कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है अभी भी जॉइंट है, तो इस बात को प्रूव करने का जो बर्डन होगा वो अब इसके ऊपर होगा कि ये प्रूव करे कि 2000 में कोई पार्टीशन नहीं हुआ है। तो इस केस में एज पर सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि ये पर्सन इस बात को एजर्ट कर रहा है कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली है इसका अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ है और मुझे जो मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें शेयर चाहिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ एज पर सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इसके ऊपर होगा कि वो कोर्ट के सामने प्रूव करे कि हमारी जो फैमिली है अभी भी जॉइंट हिंदू फैमिली है, कोई पार्टीशन आज की डेट तक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो को पार्टनर होते हैं अप टू 4 जनरेशन होते हैं, ये किस तरह से होते हैं, अब उसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब इस को पार्टनर के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम से। है क्या, सबसे पहले फादर, उसके बाद उनके बेटे, उसके बाद उनके बेटे, उसके बाद उनके और उसके बाद उनके, तो को पार्टनर्स 4 जनरेशंस तक ही होता है। कैसे? ये जो पहले की 4 जनरेशंस हैं ये ही को पार्टनर्स मानी जाएंगी। कौन? एफ, एफ एस, एफ डबल एस और एफ ट्रिपल एस। जो एफ 4 टाइम्स एस है इसे हम को पार्टनर नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब इसी सेम डायग्राम को यहाँ पे बनाया है ताकि इसे और अच्छे से क्लियर कर सकें। अब हमने पढ़ा कि को पार्टनरी 4 जनरेशन तक होती है।
अब जो इस तरह का साइन होगा कहीं पे भी लगेगा, इसका मतलब है ये पर्सन जो है इसकी डेथ हो चुकी है। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब हम सक्सेशन पढ़ेंगे, पार्टीशन पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तब हमें यहाँ पे इस तरह के मार्क्स लगाने होंगे। जो भी पर्सन की डेथ हम मानते हैं कि ये मर चुका है, तो उसके नाम के दोनों तरफ इस तरह का ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब ये बंदा मर चुका है। अब मान लीजिए ये एफ, एफ एस, एफ डबल एस और एफ ट्रिपल एस है, इसमें से इन तीनों की डेथ हो चुकी है, ये बचे एफ, तो इन्हें हम कहेंगे सोल सर्वाइविंग को पार्टनर। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर ये तीन मर गए तो अगले के तीन आ जाएंगे, ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि ये टॉप मोस्ट को पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती। अगर इनकी डेथ हो जाती है तो फिर यहाँ पे एफ 4 टाइम्स एस जो है, यानी कि इनका बेटा जो है वो को पार्टनर बन जाएगा। पर जब तक ये जिंदा है तब तक कोई नया को पार्टनर नहीं आएगा। मतलब हमें ये 4 जनरेशन ऊपर से काउंट करनी है। अगर बीच में से किसी की डेथ होती है तो नया को पार्टनर ऐड नहीं होगा। अब मान के चलिए ये 4 जनरेशन तक ये सारे को पार्टनर्स थे, इनमें से जो नीचे की 3 जनरेशन है इनकी डेथ हो चुकी है। जो ये फादर होंगे इसे हम कहेंगे सोल सर्वाइविंग को पार्टनर। ये सोल सर्वाइविंग को पार्टनर के पास जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, अब अगर इस सोल सर्वाइविंग को पार्टनर की भी डेथ हो जाती है तो जितनी प्रॉपर्टी इस एफ के पास है एज अ सोल सर्वाइविंग को पार्टनर, चाहे वो इसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर इसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, अब ये जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले जाएगी क्लास 1 ईयर्स के पास, अगर वो नहीं है तो जाएगी क्लास 2 ईयर्स के पास, वो नहीं है तो फिर जाएगी एग्नेट्स के पास, वो भी नहीं है तो जाएगी कोग्नेट्स के पास, और अगर कोग्नेट भी नहीं है फिर लग जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट, यानी कि प्रॉपर्टी सारी की सारी चली जाएगी स्टेट के पास। आई होप कोपार्टनरी का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या कि कोपार्टनरी टॉप मोस्ट कोपार्टनर से 4 जनरेशन तक होती है, और ये 4 जनरेशन में कोई 5th जनरेशन तब तक नहीं आएगी जब तक कि टॉप मोस्ट कोपार्टनर की डेथ नहीं हो जाती। और अगर टॉप मोस्ट को पार्टनर जिंदा है और नीचे के जो को पार्टनर हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो ये जो फर्स्ट को पार्टनर होगा इसे हम कहेंगे सोल सर्विंग को पार्टनर, और अगर इसकी भी डेथ हो जाती है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इस तरह से डिवाइड होगी। उसके बाद अब यहाँ पे जब हमने ये डिस्कस किया कि को पार्टनरी 4th जनरेशन तक होती है फ्रॉम दी टॉप मोस्ट को पार्टनर, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि ये तीनों की यानी 2nd, 3rd, 4th जनरेशन में जो कोपार्टनर थे इनकी डेथ हो गई, तो जो फर्स्ट कोपार्टनर है इसे हम कहेंगे सोल सर्विंग कोपार्टनर, और उसके बाद इसकी डेथ हो गई तो इसकी प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग जाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब तक टॉप मोस्ट कोपार्टनर की डेथ नहीं होती कोई नया कोपार्टनर ऐड नहीं होगा। अब क्योंकि टॉप मोस्ट कोपार्टनर की डेथ हो चुकी है तो नए जो नीचे की जनरेशन होगी वो कोपार्टनर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि फ्रॉम द टॉप मोस्ट कोपार्टनर 4 जनरेशंस जो हैं वो कोपार्टनर मानी जाएंगी। अब इन 3 जनरेशन की डेथ हो गई, ये बचा, ये हुआ सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर, और जितनी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी थी वो अब इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी बन चुकी है क्योंकि कोई और कोपार्टनर है नहीं। तो इसके लिए इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो पहले क्लास 1, क्लास 2 एग्नेट और कोग्नेट में जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन रेज हुआ कि चलो ठीक है इसको हम कोपार्टनर नहीं बना सकते, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी तो इसे दे सकते हैं क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ यही जिंदा है, तो ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि ये कोपार्टनर नहीं है तो प्रॉपर्टी भी डायरेक्ट इसके पास नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग जाएगी। और ये जो पर्सन है एफ 4 टाइम्स एस यानी इसका बेटा, ये एग्नेट माना जाएगा, और एग्नेट हमने पढ़ा था क्या होता है, जहां पूरी लाइन में कोई फीमेल ना हो, तो एग्नेट के अकॉर्डिंग इसके पास प्रॉपर्टी जाएगी। जब क्लास 1 नहीं है, क्लास 2 नहीं है, तो बारी आएगी एग्नेट की। अगर क्लास 1, क्लास 2 है तो पहले प्रॉपर्टी उनके पास जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं 2005 पे, 2005 से पहले और 2005 के बाद। 2005 से पहले क्या था, जितने भी मेल मेंबर हैं वो ही कोपार्टनर माने जाएंगे, फीमेल को हम कोपार्टनर नहीं मानते थे 2005 से पहले। पर 2005 की अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 6 सब्स्टिट्यूट किया गया जिसके अंदर डॉटर को भी एज अ कोपार्टनर का राइट दिया गया, और वो सभी राइट और लाइबिलिटी डॉटर ही होंगी जो कि सन की होती हैं, यानी सन के जितने राइट और लाइबिलिटी हैं वो सभी राइट और लाइबिलिटी
2005 की अमेंडमेंट के बाद डॉटर के भी राइट और लाइबिलिटी होंगे, यानी 2005 की अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग डॉटर भी को-पार्टनर ही मानी जाएंगी और वो सभी राइट्स डॉटर के पास हैं जो कि एक सन के पास हैं, यानी डॉटर का भी बर्थ राइट है को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम करने का। अब तक हमने जितने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे वो समझ आ जाने के बाद इन सभी को एग्जाम्पल में फिट करके समझते हैं कि क्या हमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। एग्जाम्पल है कि ये एफ हैं, इनके पास 5 लाख रुपए हैं जो कि इन्होंने खुद से एक्वायर करे हैं, खुद से कमाए हैं, इनके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है 5 लाख। उसके बाद एफ ने क्या किया, शादी कर ली डब्ल्यू से शादी करने के बाद इनका बेटा हुआ एफ एस। क्या ये एफ एस अपने इस फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अपना शेयर क्लेम कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ये एफ एस अगर इन फादर के पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती, कोई को-पार्टनरी प्रॉपर्टी होती, तो उसमें ही ये अपना शेयर क्लेम कर सकता था। फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ये एफ एस पार्टीशन क्लेम अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकता। अब मान लीजिए ये इनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी जिसको ये कोर्ट से क्लेम तो कर नहीं सकता। अब ये जो फादर हैं इनकी हो जाती है डेथ। इनकी डेथ हो जाने के बाद W और FS को इस प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों क्लास 1 ईयर्स हैं। 2.5 लाख मिल जाएंगे इसे और 2.5 लाख मिल जाएंगे वाइफ को। अब 2.5 लाख मिलने के बाद मान लीजिए इनका भी बेटा हो गया FSS और इस FS के पास अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है 10 लाख की जो कि सेल्फ एक्वायर्ड है। ठीक है, टोटल FS के पास कितनी प्रॉपर्टी होगी? 2.5 लाख तो उसकी आई है उसके फादर से प्लस 10 लाख है उसकी सेल्फ एक्वायर्ड। अब ये FSS क्या अपने फादर FS की सारी प्रॉपर्टी का पार्टीशन क्लेम कर सकता है? नहीं। FSS सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की पार्टीशन क्लेम कर सकता है। तो FSS की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या हुई? ये 2.5 लाख, यानी FSS इन 2.5 लाख में तो पार्टीशन क्लेम कर सकता है, पर FSS जब तक उसके फादर की डेथ नहीं हो जाती तब तक इस 10 लाख में अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये 10 लाख इनके फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कोपार्टनरी कब खत्म हो जाएगी। तो कोपार्टनरी खत्म हो सकती है 2 तरीके से। पहला तो जब ज्वाइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन हो जाता है, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में पार्टीशन हो जाएगा तो कोपार्टनरी खत्म हो जाएगी। दूसरा, जब लास्ट सर्वाइविंग कोपार्टनर की डेथ हो जाएगी तो भी कोपार्टनरी खत्म हो जाएगी। उसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि कोपार्टनरी एग्रीमेंट से क्रिएट नहीं की जा सकती। कोपार्टनरी क्रिएशन ऑफ लॉ है और ऑपरेशन ऑफ लॉ से ही खत्म होती है। ऑपरेशन ऑफ लॉ से कैसे खत्म होती है? कोपार्टनरी का क्या मतलब है? एक कोपार्टनर, एक मेंबर जो कि बर्थ ले रहा है, उसका बर्थ राइट है उसकी कोपार्टनरी उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। अगर उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ तो जो कोपार्टनरी है वो खत्म हो जाएगी। अब कोई पर्सन एग्रीमेंट से उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बनना चाहे या को-पार्टनर बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता। पर इसकी एक्सेप्शन है अडॉप्शन। अगर कोई मेंबर अडॉप्ट किया गया है तो वो को-पार्टनर ही माना जाएगा। पर कोई एक थर्ड पर्सन आउट ऑफ द फैमिली अगर इस को-पार्टनरी में, इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एज अ को-पार्टनर बनना चाहे बाय एग्रीमेंट तो वो नहीं बन सकता। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स ऑफ को-पार्टनरी। फर्स्ट फीचर है कि जो भी को-पार्टनर होगा उसका बर्थ राइट होगा इस को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में। दूसरा, राइट टू पार्टीशन। ये को-पार्टनर कभी भी अपने इस को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में अपने राइट को क्लेम कर सकता है सूट फाइल करके। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट फीचर है अनडिवाइडेड को-पार्टनरी इंटरेस्ट। जितने भी को-पार्टनर्स हैं उनका इस को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता एक अनडिवाइडेड को-पार्टनरी इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट इनका को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में है ये फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट है।
अगर कोई कोपार्टनर मर जाता है तो दूसरे कोपार्टनर का जो शेयर है वो ज्यादा हो जाएगा, और अगर कोई एक कोपार्टनर का बर्थ होता है तो और जो कोपार्टनर है उनका शेयर कम हो जाएगा। तो इनका जो इंटरेस्ट है जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता तब तक इनका इंटरेस्ट फ्लक्चुएटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है यूनिटी ऑफ ओनरशिप एंड कम्युनिटी ऑफ पोजेशन। अब यूनिटी ऑफ ओनरशिप और कम्युनिटी ऑफ पोजेशन का क्या मतलब है कि ये सभी कोपार्टनर जॉइंट ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के, इसलिए ये प्रॉपर्टी इन सभी कोपार्टनर की ही मानी जाएगी एज अ सिंगल यूनिट, और जितने भी कोपार्टनर हैं वो जॉइंट ओनर माने जाएंगे, इसलिए इनकी जो ओनरशिप है उसे हम यूनिटी ऑफ ओनरशिप कहेंगे। अब क्योंकि ये जॉइंट ओनर्स हैं तो जो पोजेशन होगा इस प्रॉपर्टी में उसे भी हम एक ही यूनिट मानेंगे। ये थी आज की हमारे वीडियो के टॉपिक। आई होप आज की वीडियो में हमने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आएंगे हम हमारे बेयर एक्ट पे और स्टार्ट करेंगे पढ़ना हिंदू सक्सेशन एक्ट।